है ज्योग्राफी में क्लास 9 में अफवाह उससे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और डिस्कशंस के साथ में काफ़ी सारी चीज़ें हमारी रिवाइज भी हो जाएंगी। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को और प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान से देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। विकल्प का मतलब होता है कि ऑप्शंस। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि सही विकल्प चुनो, यानी कि सही ऑप्शन आपको चुनना होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो ऐसी कौन सी जल प्रणाली होती है जिसमें कि वृक्षों की शाखाओं की तरीके से बिल्कुल उसी के जैसे, प्रतिरूप का मतलब होता है सेम उसी के जैसी, अपवाह यानी कि पानी के बहने की प्रणाली को दर्शाता है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास में, अरीय, केंद्राभिमुख, ध्रुमाकृतिक और जालीनुमा। तो उसका आंसर है ख, केंद्राभिमुख। वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? उद्गम का अर्थ होता है कि कहाँ से उस नदी की शुरुआत हुई है। इसके ऑप्शन है सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मागिरी या पश्चिमी घाट के ढाल। तो इसका सही उत्तर है अमरकंटक। अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से स्टार्ट होती है नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय जल वाली झील का मतलब होता है जिस झील में पानी नमक होता है। लवण का मतलब नमक होता है। तो किस झील का पानी खारा है इनमें से? सांभर का, वूलर का, डल का या फिर गोविंद सागर का? तो इसका करेक्ट आंसर है सांभर झील। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत यानी कि जो कि मध्य भारत और दक्षिणी भारत, इन सबको मिला के जो नदी है, कौन सी सबसे लंबी है इनमें से? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी? तो इसका आंसर है गोदावरी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटियाँ वो घाटियाँ होती हैं जिसमें कि जो ज़मीन होती है ना, वो पृथ्वी की जो आंतरिक गतिविधियाँ होती हैं उसकी वजह से वो ज़मीन धंस जाती है। मतलब कि एक तो होता है गॉर्ज। गॉर्ज में क्या होता है कि नदी पहाड़ को काट के अपना रास्ता बनाती है, बट भ्रंश में क्या होता है, नदी काटती नहीं है रास्ते को, वो ज़मीन या वो पहाड़ या वो उस पहाड़ का हिस्सा या ज़मीन का अपने आप ही नीचे धंस जाता है किसी भी रीज़न से, चाहे अर्थक्वेक आया हो या कुछ भी पृथ्वी के अंदर हलचल हुई हो उस वजह से। तो उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा या तापी? तो इसका आंसर है तापी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। संक्षेप का मतलब है आपको कम शब्दों में लिखना है, जो पूछा गया है सिर्फ उतना ही बताना है। जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। जल विभाजक दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करते हैं, जैसे प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट। अपवाह द्रोणी मतलब जहाँ पे पानी बहता है, और ऐसा क्षेत्र को ही अपवाह द्रोणियाँ बोलते हैं। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तो भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी की है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। सिंधु और गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत देश में से, और गंगा की मुख्य धारा भागीरथी है जो कि गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तो हमें ये याद रखना है कि भागीरथी गंगा की मुख्य धारा है, यही आगे गंगा को के पानी को इंक्रीज करती है और गंगा एक बड़ी नदी में कन्वर्ट हो जाती है। गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो गंगा की 2 मुख्य धाराएं हैं, पहला भागीरथी और एक अलकनंदा। ये दोनों उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद या सिल्ट क्यों है? क्योंकि जो देखो जो नदियाँ होती हैं ना, अपने साथ में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह भी लेकर आती हैं, तो काफ़ी मिट्टी कीचड़ ये सब भी नदी में रहता है, इसी को गाद या सिल्ट बोलते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र में गाद या सिल्ट ज़्यादा नहीं होता है, तो उसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम पानी मिलता है, क्योंकि तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, मतलब काफ़ी ठंडा है और काफ़ी ड्राई क्षेत्र है, वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं। अतः यहाँ इस नदी में जल और सिल्ट
यानी कि बालू मिट्टी की मात्रा बहुत कम होती है। इसके विपरीत भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, तब इसमें जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि जब ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री करती है तो वहाँ अरुणाचल प्रदेश में और जो भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो जब ये भारत में एंटर कर जाती है तो वहाँ की ज़मीन के ज़रिए इसमें जल भी काफ़ी बढ़ जाता है और सिल्ट भी यानी कि बालू मिट्टी भी काफ़ी बढ़ जाती है। कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं और समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं? गर्त मतलब कि जो ज़मीन ऑलरेडी धसी हुई है, जैसे कि भ्रंश घाटियाँ। तो नर्मदा और तापी नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं। समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख क्या होता है? एक ऐसा बहुत ही ज़्यादा तीखा क्षेत्र होता है जब नदी का पानी जो है सागर में या समुद्र में मिलता है। कुछ जगह क्या होता है, पानी नदी का पानी समुद्र में मिलने से पहले काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, जो कि डेल्टा बनाता है। जैसा मैंने आपको बताया अभी तक कि वो पक्षी के पंजे की तरीके से होते हैं, क्योंकि काफ़ी फ्लैट ज़मीन हो जाती है। जब भी फ्लैट ज़मीन से पानी बहेगा तो काफ़ी वो फैल जाएगा। बट अगर पानी हाइट से ज़मीन पे या समुद्र में गिर रहा है तो वो काफ़ी तेज़ी से गिरेगा और वो वहाँ पे डेल्टा नहीं बनाएगा, वो एक झरने जैसी सी लगभग आकृति बना देगा। तो उसको ज्वार नदमुख बोलते हैं। तो नर्मदा और तापी जो नदी हैं, क्योंकि ये अरब सागर में गिरती हैं, तो ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। नदियों और झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताएं। आर्थिक महत्व का मतलब होता है कि नदियों और झीलों से हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं या किस तरीके से हमको पैसे कमाने में देश के लिए मदद कर सकते हैं। नदियों तथा झीलों के आर्थिक महत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहला तो है कि नदियाँ और झीलें पर्यटकों के आकर्षण के कारण आय का साधन है, क्योंकि नदियों और झीलों के किनारे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, वो वहाँ पे पिकनिक मनाते हैं या वहाँ पे पिक्चर्स लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी लोग हैं, टिकट्स लगती हैं और काफ़ी सामान बेचने वाले होते हैं, वो सब का भी, या होटल बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा चलता है। काफ़ी ज़्यादा होटल्स वगैरह भी होती हैं नदियों के किनारे। तो रिवर व्यू और लेक व्यू से भी काफ़ी होटल्स एंड जो बाकी शॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी इनकम होती है, एंड वो सब हमारे देश की इनकम में ही इंक्लूड होती है। तो ऐसे पर्यटन के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है नदियाँ और झीलें। दूसरा क्या होता है, नदियों और झीलों से सिंचाई भी होती है, जिससे कि कृषि को प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन का मतलब बढ़ावा मिलता है। नदियाँ नौ संचलन और जल परिवहन अर्थात सामान आदि ले जाने के लिए भी अच्छा साधन है, क्योंकि नदियों में क्या होता है, बोट्स चलती हैं। तो बोट्स या शिप, अगर बड़ी नदी है तो शिप भी चलते हैं, और उससे अगर हम सामान ले जाते हैं बस या ट्रक की कंपैरिजन में, तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, क्योंकि रोड्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स होते हैं, रोड टूटा फूटा भी हो सकता है या काफ़ी सारी चीज़ें उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर नदी के द्वारा सामान ले जाया जाता है तो उस रोड पे ले जाने के मुकाबले में सस्ता पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनके आंसर्स कुछ लंबे होंगे। नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। तो कुछ झीलें ऐसी होती है जो कि प्रकृति बनाती है और कुछ मानव बनाते हैं। तो दो तरीके की झीलें, अब इनमें से हमको चूज़ करना है। वूलर झील कैसी है, काफ़ी सारी झीलों के नाम है। तो आंसर में देखेंगे प्राकृतिक झील इनमें से कौन कौन सी है। वूलर झील, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकटक इसका नाम है, ये मणिपुर में है, बारापानी, चिल्का, सांबर और पुलिकट। ये कैसी झीलें हैं, ये प्राकृतिक झीलें हैं जो प्रकृति ने बनाई हैं। कुछ झीलों को मानव ने बनाया। तो ये कौन कौन सी है भारत में, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निज़ाम सागर, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। ज़्यादातर जो ये बनाई गई झीलें ना, इनके पीछे सागर वर्ड कॉमनली हम यूज़ करते हैं, तो हम इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं। अगर किसी झील के पीछे सागर नाम जुड़ा है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो मानव निर्मित ही होगी। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो हिमालय की नदियाँ में क्या होता है, हिमालय की नदियाँ, अधिकतम नदियाँ 12 मासी होती हैं, यानी कि 12 महीने इनमें पानी होता है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। क्योंकि इनको ये हिमानियों से निकलती है, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा जमी होती है, तो वो जब पिघलती है तो उनका पानी भी इनमें जमा होता है, तो इनमें पूरे साल पानी रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में क्या होता है,
प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकतर मौसमी नदियाँ होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर होता है। बारिश ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पानी होगा, नहीं होगी तो वो सूख भी सकती हैं। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की दो प्रमुख नदियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्जों का निर्माण किया है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं, कम गहरी घाटियों से होकर बहती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। निक्षेपण मतलब अपने साथ जो जो चीज़ें लेकर आती है नदियाँ, उनको जगह जगह वो छोड़ती चलती हैं, तो काफ़ी सारी अलग अलग शेप्स बनाती हैं, स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, जिनमें विसर्प होता है, गोखुर झील होती है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, बाढ़ वाले मैदान, तो ये सब वो नदियाँ बनाती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं, कठोर शैलों वाली तली, बालू और गाद की कमी के कारण इन नदियों में विशेष कमी होती है और इनका विसर्पण नहीं हो पाता, यानी कि ये स्ट्रेट चलती हैं ज़्यादातर। इसीलिए अनेक नदियों के मार्ग सीधे और रैखिक हैं। रैखिक मतलब कि एक सीधी लाइन में है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जबकि नर्मदा और तापी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। जबकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ मुहानों के निकट डेल्टा का निर्माण करती हैं। मुहाने मतलब वो जगह होती है जहाँ पे नदियाँ सागर या समुद्र में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। पठार की पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ इनमें कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी और पूर्व की ओर बहती हैं। जबकि पठार के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं नर्मदा और तापी। सिर्फ दो ही बड़ी नदियाँ हैं, बाकी सब की सब पूर्व की ओर बहती हैं। ये नदियाँ अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो भी पूर्व की ओर बहती हैं। पश्चिम में बहने वाली दोनों नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। इनकी सहायक नदियाँ बड़ी हैं और जो कि पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की सहायक नदियों की लंबाई काफ़ी कम है। अगला प्रश्न है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो ये कुछ रीजंस है जिसको हम देख लेते हैं अभी। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है और अनेक मानवीय क्रियाओं के लिए अनिवार्य है, क्योंकि नदियाँ हमको चाहिए ही चाहिए। हमको पीने के लिए पानी चाहिए। नदियों में सॉल्ट वाटर नहीं होता, खारा पानी उनका ज़्यादातर नहीं होता, तो उसको हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, पर्यटन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमको चाहिए ही होता है नदियों का पानी। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। आप देखेंगे जो भी बड़ी बड़ी नदियां हैं या जो भी नदियां हैं, उनके किनारे ही बड़े बड़े शहर बसे हैं। जैसे दिल्ली बसा है यमुना नदी के किनारे, इलाहाबाद है गंगा नदी के किनारे, है ना। तो आप जो भी नदियां देखोगे उनके किनारों पर ही ज़्यादा सेटलमेंट या शहर आपको दिखाई देंगे। जहाँ पे नदियाँ नहीं हैं वहाँ पे कम लोग रहते हैं, वहाँ पे इतना पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि पानी की सप्लाई उनको इतना नहीं मिल पाएगी या खेती भी नहीं कर पाएंगे। भारत जैसे देश के लिए जहाँ अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन का मतलब होता है शिप या नाव वगैरह चलाना। जल विद्युत उत्पादन में नदियों का बहुत अधिक महत्व है। तो नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि के लिए और पर्यटन, ये सारी चीज़ें होती हैं इन सब के लिए। तो इस लेसन के इतने ही क्वेश्चन आंसर हैं जो अभी हमको जानने ज़रूरी हैं। कुछ मैं आपको मैप वर्क शेयर करूँगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, और ये वीडियो आप 2-3 बार एटलीस्ट देख लीजिएगा, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमको पता ही होने चाहिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एग्ज़ाम में इस लेसन में से ये वाली चीज़ें पॉसिबिलिटी है कि पूछी जाएँ। तो आप इनको देख लीजिएगा प्लीज़, और कोई भी डाउट हो तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको हमेशा आंसर करूँगी।